हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। आज हम लोग करेंट अफेयर के जो सीरीज़ चल रही है 72nd बीपीएससी के लिए, तो उसमें जो है इससे पहले हमने पॉलिटी का करा दिया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो है पिछले 1-1.5 साल का जितने भी करेंट अफेयर है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आज जो है हम लोग जो करेंट अफेयर लेंगे वो इकोनॉमी पे लेंगे। इसमें जो है कुछ जो है आपको बजट से रिलेटेड आपको दिखेंगे, पर हम जो है सेपरेट जो है इंडिया सेंट्रल बजट और इसका इकोनॉमिक सर्वे ये हम अलग से वीडियो पर में हम आपको करा देंगे। उसी तरह से जो है हम आपको बिहार का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हम अलग से करा देंगे। तो ये इसमें जो है थोड़ा बहुत जो है वो करेंट अफेयर का है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बजट में जो भी चीज़ का घोषणा किया गया है सरकार द्वारा, तो वो सब चीज़ का भी इसमें जिक्र है। लेकिन हम बजट के लिए एक स्पेशल जिसमें डेटा पे भी आपका फोकस रहेगा, क्या क्या एक्सपेंडिचर रहा है, क्या रेवेन्यू रहा है, कैपेक्स कितना रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है हम एक सेपरेट वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। और ये इससे पहले अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमने करंट अफेयर दो पार्ट में हमने कराया है, साइंस एंड टेक पे, क्योंकि थोड़ा एक ही वीडियो में ज़्यादा हो जाता है तो हमने 2 पार्ट में कराया है। और पॉलिटी का भी हमने कराया है, स्पेशली 72nd बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जो है ज़रूर रेफ़र करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर जैसे यूनियन बजट में 2026-27 में क्या क्या जो घोषणा हुआ है, तो यूनियन बजट जो है 2026-27 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा प्रेजेंट किया गया है। और कब किया गया है, तो 1 फरवरी 2026 को किया गया है। ठीक है, अब जो है ये इनका जो है 9वीं बार कंजिक्यूटिव बजट पेश इनके द्वारा किया गया है, लगातार 9वीं बार। थ्री और इसका जो रहा है कि इसका जो किस 3 चीज़ पे फोकस रहा है, तो 3 कर्तव्य पे जो है इस बार का बजट जो है काफ़ी फोकस रहा है। एक है सस्टेनेबल ग्रोथ पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, और तीसरा है सबका साथ सबका विकास पे। ठीक है, इस साल का जो यूनियन बजट का जो थीम रहा है वो क्या है, एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रेट्रिक, और पीपुल ओवर पॉपुलिज्म। तो ये इस बार का थीम रहा है। तो आगे देखते हैं। अब जैसे अगर बजट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो बजट जो है वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इसके जगह पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसी को हम लोग बजट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में मेंशन है। यह होता है एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग, हमारा जो कमिंग फिजल ईयर होता है। फिजल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो फिजल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे मान लेते हैं कि इस बार का फिजल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, तो ये फिजल ईयर है। उस फिजल ईयर में जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का जो डेटा है उसी को हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसको जनरल भाषा में हम लोग बजट बोलते हैं। अब बजट के क्या क्या पार्ट्स है, तो बजट में एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू को आता है, तो रेवेन्यू बजट में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर जो हम लोग खर्च करते हैं, रिसिप्ट मतलब जो हम लोग का इनकम आता है, मतलब हमारे पास अगर मान लेते हैं जो इनकम हमारे पास पैसा आया वो रिसिप्ट कहलाएगा, जो हम खर्च किए वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो रेवेन्यू बजट कहा जाता है, जैसे रेवेन्यू में क्या आता है, सैलरी, पेंशन, इमोलूमेंट्स, आपका इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड जो खर्च है वो रेवेन्यू में आपका कंसीडर होता है। वहीं पे अगर कैपिटल की बात करें, तो कैपिटल बजट में आपका कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, जैसे कि हम लोग कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कहीं से पैसा हम लोग बोरो किए, तो वो जो है बोरोइंग हो गए, लोन रिकवरी में जो पैसा हमें आया। या डिसइन्वेस्टमेंट करने का मतलब कि अगर हम कोई भी पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है, कोई भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, उसके कुछ परसेंट के शेयर को जो है हम लोग सेल आउट कर देते हैं, तो वो जो है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर हम लोग उसको सेल करके उसका मैनेजमेंट का पावर भी अगर हम दे देते हैं प्राइवेट एंटिटी को, तो उसको हम लोग स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। ये हम कभी जब इकोनॉमी का जब हम चीज़ें करेंगे तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल में आपको करा देंगे। आगे तो कैपिटल रिसिप्ट,
आगे है कैपिटल रिसीट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे हम कोई भी डैम बना रहे हैं तो एसेट क्रिएट कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो एसेट क्रिएशन या कोई भी स्टेट या पीएसयू को जब लोन देते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो जो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको आता है। अब है एक इसमें कुछ है बेसिक चीज़ जो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आपके आर्टिकल 266 में मेंशन है। जितने भी रेवेन्यू होते हैं वो सब आपका किस में जाते हैं? तो जाते हैं आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। एक है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 267 में मेंशन है। यह कोई भी इमरजेंसी अनफोर्सिन, मतलब कि इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत होता है तो उसके लिए जो फंड हम यूज करते हैं प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे, तो वो जो है कंटिजेंसी फंड होता है। अगला है पब्लिक अकाउंट, जो कि 266 के क्लॉज 2 में मेंशन है, जो कि मनी जो है पीएफ या स्मॉल सेविंग्स के तौर पे जब हम रखते हैं, रखा गया है इसमें पब्लिक अकाउंट्स में। अब डेफिसिट के बारे में देखते हैं कि डेफिसिट तो एक होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, मतलब कि हमारा खर्च जितना हुआ टोटल, उसमें से हमारा जो टोटल इनकम है उस इनकम में हम लोग बोरोइंग्स को नहीं कंसिडर करते हैं। इससे फिजिकल डेफिसिट से यही तो पता चलता है कि हम लोग बोरो कितना करेंगे ताकि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट है दोनों बैलेंस हो जाए। तो उस चीज़ को जो है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसिप्ट कम है, तो रिसिप्ट कितना कम है एक्सपेंडिचर से, तो उतना पैसा हम लोग बोरो करते हैं, वही को हम फिजिकल डिपॉजिट के थ्रू हम लोग पता करते हैं। तो फिजिकल डिपॉजिट में होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। रिसिप्ट में हम लोग बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं, यह बोरोइंग नीड को बताता है। उसका होता है रेवेन्यू डिपॉजिट। रेवेन्यू डिपॉजिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यह नाम से भी है। एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है जैसे फिजिकल डिपॉजिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे कि जितना फिजिकल डिपॉजिट है उसमें से अगर हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं उसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट बताता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। इसमें जो होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट में जो स्टेट्स को जो भी ग्रांट्स दिया गया है कैपिटल क्रिएशन के लिए, उसको अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कहलाता है, ठीक है। आगे है, अगर हम इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू डिफिसिट जितना हुआ उसमें से हम जो ग्रांट्स स्टेट्स या यूटी को दिए कैपिटल क्रिएशन के लिए उतना माइनस कर दे तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ टर्म है आगे जीडीपी से रिलेटेड। जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी होता है आपका टोटल मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कि अगर एक देश के टेरिटोरियल जो इसका टेरिटरी है उसके विदिन जो है जितने भी गुड्स एंड सर्विस अगर जो है वो मतलब गुड्स एंड सर्विस का जो मॉनेटरी वैल्यू है एक साल में, उसको जो है टोटल मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग जीडीपी कहते हैं। मतलब टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन अ कंट्रीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। एक साल में एक कंट्री के बॉर्डर के अंतर्गत टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उसका जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है उसको ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? वो जीडीपी जो होता है जो करेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है, मतलब इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। एक होता है रियल जीडीपी जो कि कांस्टेंट प्राइस पे होता है, इसमें जो है हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके डिसाइड करते हैं। अभी हमारा जो रियल जीडीपी जो कैलकुलेट होता है उसका बेस ईयर क्या है आपका? तो बेस ईयर है 2011-12। इसको जो है अभी प्रपोज हुआ है इसको चेंज करने के लिए, तो 2022-23 जो है इस प्रपोज हुआ है जीडीपी के बेस ईयर को चेंज करने के लिए। अब है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो मोर और लेस जो है वो रियल जीडीपी ग्रोथ प्लस जीडीपी डिफ्लेटर के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम बात करें कि जीडीपी डिफ्लेटर एक तरह से आपको इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए जनरली यूज करते हैं। या जीडीपी अगर डिफ्लेटर की बात करें, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर, तो ये आपका होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन
रियल जीडीपी। इससे हम लोग पता करते हैं कि हमारा महंगाई जो है बेस ईयर से कितना जो है अभी बढ़ गया है। अब जो है आगे देखते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है CIJGXM। अब इसमें क्या क्या है सबका जो देखते हैं फार्मूला में इसका क्या मतलब है कि सी का मतलब होता है कंजम्पशन, ठीक है। आई का मतलब जो होता है आपका इन्वेस्टमेंट, और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। तो ये हो गया फार्मूला, इससे कैलकुलेट होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जनरली जो है हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, तो जनरली माइनस ही होता है हमारे इंडिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला कैलकुलेट करने का। ये आपका एक्सपेंडिचर बेस पे, जब जीडीपी जब हम प्रॉपर इकोनॉमी के क्लास में जब देखेंगे तो उसमें हम प्रॉपर तरीके से इसको डिस्क्राइब किया, मतलब डिटेल वे में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर जो 26-27 है, इसमें पैसा आता कहाँ से और पैसा जाता कहाँ पे है, किस मतलब कि फील्ड में जो पैसा किस तरीके से पैसा ज़्यादा मतलब आता है परसेंटेज वाइज में, और किस फील्ड में जो है पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो जो टॉप के बारे में है उसी को ध्यान में रखते हैं। तो बोरोइंग्स मतलब किसी दूसरे से जो कर्ज के तौर पे लेते हैं उसका वैल्यू मतलब आता है वहाँ से सबसे ज़्यादा 24%। उसके बाद दूसरा पे इनकम टैक्स से जो है हमारा 21%, कॉरपोरेशन टैक्स से 18%, जीएसटी से 15%। ये टॉप 4 है जहाँ से हमें पैसा जो है वो एक सोर्स है, मतलब पैसा का इनकमिंग सोर्स है। आउट गोइंग के बारे में देखें कि हमारा जो खर्च कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा जो स्टेट्स के शेयर में जो होता है डिवोल्यूशन होता है फाइनेंस कमीशन द्वारा। अभी के टाइम में कितना है, तो अभी हमें रिसेंट में आपको हमें जो करंट अफेयर क्लास उसमें बताए हैं, तो अभी जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है उसमें जो डिवोल्यूशन का परसेंटेज है वो आपका 41% किया गया है। कि सेंटर का जो अगर 100 रुपया है तो उसमें से 41 रुपीज़ जो है वह सभी स्टेट्स में आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसका एक अलग जो है फार्मूला है वो भी हमने डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे के जो करंट अफेयर का है उसको आप ज़रूर देखिए, पॉलिटी वाले में उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। अब सेंटर का जो है शेयर 22%। फिर है इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब अगर हम लोन लिए हैं तो उसमें तो इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा हर साल, तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है 20%। उसका सेंट्रल स्कीम में जो है चला जाता है 17%। फिर है डिफेंस में 11%। अब है नॉमिनल जीडीपी जो है, अगर हम देखें कि नॉमिनल जीडीपी जो है कितना बताया गया है, तो नॉमिनल जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो आपका 10% बताया गया है। और अगर रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 6.8 टू 7.2% बताया गया है। वहीं पर फिजिकल डिफिसिट का टारगेट है 4.3% ऑफ जीडीपी, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था, पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो आपका 4.4 था, तो इस साल जो है उससे 0.1% कम रहा है। रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो वो 1.5% है। प्राइमरी डिफिसिट की बात करें 0.7। डेट टू जीडीपी जो है वो 55.6% है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो किस फील्ड में एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो ट्रांसपोर्ट में हुआ है, फिर आपका डिफेंस में, फिर रूरल डेवलपमेंट में, फिर होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर एलाइड, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, साइंस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एमईए, फाइनेंस। तो इसमें जनरली जो टॉप के कुछ ही 4-5 को याद रखें, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर और एग्रीकल्चर। ट्रांसपोर्ट 2-3 बार आपको पढ़ी, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर, एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर यहाँ पे 5वां नंबर पे है, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर और एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड एलाइड सेक्टर। अब आपका 16th फाइनेंस कमीशन जिनको जो है
कौन हेड कर रहे थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा हेड किया गया है। तो ये जो है इसमें जो कितना वर्टिकल डिवोल्यूशन हुआ, तो 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन हुआ। कौन से ईयर तक है ये? 2026 से लेकर 2031 तक, क्योंकि फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए यूजुअली होता है। अब है हमारे जो बजट है उसमें रियर अर्थ कॉरिडोर के बारे में डिस्कस किया है कि ये कहाँ बनाया जाएगा। तो रियर अर्थ कॉरिडोर जो है वो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बनाया जाएगा। उसका है बायो फार्मा शक्ति। जैसे बायो फार्मा शक्ति जो है उसके लिए 10,000 करोड़ का जो है कैपिटल आउटले का प्रोविज़न रखा गया है, जिसके तहत जो है 3 न्यू नाइपर्स नए बनाए जाएंगे और 7 जो नाइपर जो एग्जिस्ट है उसको अपग्रेड किया जाएगा। एक है आपका जो अभी के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है उससे जो क्रिएटिविटी लोग करते हैं, तो एक इकोनॉमी अभी इवॉल्व हुआ है, नाम ऑरेंज इकोनॉमी, जिसमें क्रिएटिविटी आईपी ड्रिवन सेक्टर जैसे एनिमेशन, गेमिंग, फिल्म डिज़ाइन ये सब इसमें आते हैं। तो ऑरेंज इकोनॉमी ये कहलाता है। जीरो टैक्स सेलिंग। अगर आपका जो है ईयरली इनकम जो है 12 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 अगर आपका सैलरी है तो आपको जीरो टैक्स दिया जाएगा। कैपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका कितना है? 11.21 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का कितना है? तो 3.1% है कैपिटल एक्सपेंडिचर। न्यूक्लियर एनर्जी का मिशन रखा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है टारगेट रखा है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन का। तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 100 गीगावाट बाय 2047। उसके अलावा 5 SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है उसका जो है इसमें प्रोविज़न रखा गया है। उसके बाद इस बजट में जिक्र किया गया है कि इंश्योरेंस में जो FDI है उसको जो है 100% कर दिया गया। पहले कितना था? 74% से FDI जो है वो 100% कर दिया गया। अब FDI क्या है? तो एक होता है FDI और एक होता है FPI। FPI होता है जब लेस देन 10% का अगर शेयर होल्डिंग होता है तो FPI कहलाता है, और ग्रेटर देन 10% होता है ग्रेटर देन 10% होता है तो उसको FDI कहते हैं। ठीक है, तो जो है हमारा इंश्योरेंस में जो है FDI को 74% से 100% कर दिया गया है। उसके बाद एक और घोषणा किया गया है PM धन्य धान्य कृषि योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसकी योजना गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें जो 100 डिस्ट्रिक्ट को जो है पहचान किया जाएगा और उसको जो है मतलब कि उसके प्रोडक्टिविटी पे जो है काम किया जाएगा, जिससे जो है लगभग 1.7 करोड़ फार्मर जो है एक तरह से उसमें इसके तहत जो है हेल्प किया जाएगा 1.7 करोड़ फार्मर का। बिहार में एक मखाना बोर्ड का इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद PM इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च किया गया, जिसमें कि 5 साल में टॉप 500 कंपनीज में जो है 1 करोड़ इंटर्न्स को जो है ट्रेनिंग देना। इसके लिए कैपिटल आउटले कितना रखा गया है? 4788। 5 साल में 1 करोड़ जो है 1 करोड़ इंटर्न्स को जो है ये इंटर्नशिप जो है प्रोग्राम इनको इंटर्नशिप देना, ये टारगेट है PM इंटर्नशिप स्कीम के तहत। अब है हमारा जो अभी एट प्रेजेंट जो RBI गवर्नर है 26 नंबर के, वो है कौन? संजय मल्होत्रा। अब RBI जो है के बारे में जानते हैं। तो RBI कब बना? तो RBI जो बना वो RBI एक्ट 1934 के तहत बना। कौन से कमीशन द्वारा ये रिकमेंड किया गया था? तो एक हिल्टन यंग कमीशन थे, 1926 में इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें जो है अपने करेंसी पे जो है कंट्रोलिंग या रेगुलेशन के लिए एक बॉडी की जो बनाने की ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है RBI एक्ट 1934 के तहत जो है RBI बनाया गया। अब RBI का मेन काम क्या है? तो RBI जो है मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो RBI ही है, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी। ये है बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम का एक रेगुलेटर भी है। इसे जो है फॉरेक्स मतलब फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये जो है मतलब फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, जो भी एक्सचेंज होता है फॉरेन करेंसी के साथ, तो उसका भी मैनेजर जो है RBI है। यह जो है करेंसी का इशूअर भी है, मतलब कि करेंसी जो इशू किया जाता है वो RBI द्वारा किया जाता है, एक्सेप्ट 1 रुपये का नोट और कॉइन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा इशू किए जाते हैं। अब एक अगला इसका फंक्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर्स बैंक। यह जो है गवर्नमेंट का भी बैंकर है और कोई बैंक है उसका भी बैंकर ही है, मतलब कि लोन प्रोवाइड कराना।
डेवलपमेंटल रोल भी जो है वो आरबीआई का है, ठीक है। अब आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड के बारे में देखते हैं। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और कुछ जो होते हैं गवर्नमेंट नॉमिनेटिव डायरेक्टर भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको रिलीज़ किया जाता है एनएसओ द्वारा। एनएसओ किसके अंतर्गत आता है? मॉस्पी के अंतर्गत, ठीक है। डब्ल्यूपीआई किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों का जो रिलीजिंग एजेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज किया जाता है, दोनों अलग है। सीपीआई को मॉस्पी के एनएसओ द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूपीआई वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डीपीआईआईटी, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उसके तहत ये किया जाता है। सीपीआई का जो बेस ईयर है उसको अभी जो है एट प्रेजेंट 12 है, 2012 है। इसको प्रपोज किया गया कि इसको 2024 किया जाएगा। वहीं पे जो है डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है 11-12 है। जीडीपी का जो बेस ईयर है वो आपका 11-12 है, जिसको कि 22-23 प्रपोज किया गया है। आईआईपी का बेस ईयर 2011-12 से लेके 22-23 किया जाएगा। तो 22-23 किसका किसका किया गया? तो आईआईपी और जीडीपी, इसका क्या किया गया प्रपोज 22-23। और सीपीआई का कहाँ पे किया गया? तो सीपीआई का किया गया 2024, ठीक है। आगे आते हैं डिजिटल रुपये। डिजिटल रुपये, आरबीआई ने अपना एक डिजिटल रुपये लॉन्च किया जिसका नाम है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, 2022 में लॉन्च किया था। अब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये आरबीआई का कमेटी है जिसका काम है इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 जो है आरबीआई साइड से होते हैं, 3 गवर्नमेंट साइड से होते हैं। आरबीआई में 1 गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगर वोट जो है, अगर वो क्या कहते हैं टाई हो जाता है, तो कास्टिंग वोट का जो राइट है वो गवर्नर के पास होता है। इसमें जो इस पॉलिसी का जो मेन है इन्फ्लेशन को टारगेट करना, 4 ± 2% जो है इन्फ्लेशन को, मतलब कि टारगेट है कि 4 ± 2 मतलब 2 से लेके 6 तक के बीच में जो है इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना। एक है रेपो रेट। रेपो रेट है बैंक जो है आरबीआई से जो लोन लेता है जिस रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए, अगर अगेंस्ट गवर्नमेंट से, अगर कोलेट्रल के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है, तो उसमें जो बैंक जिस रेट पे लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और यही है कि अगर बैंक जो है अपना एक्सेस पैसा अगर आरबीआई में पार्क करता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। उसको जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसका होता है कि आरबीआई जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है उसको जो है एब्जॉर्ब करती है। एक सेकेंड, आरबीआई जो है उसको एक्सेस लिक्विडिटी को जो है एब्जॉर्ब करती है। एक है आपका एमएसएफ। एमएसएफ का मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह एक, इस पे ये भी एक तरह से बोरोइंग का ही एक विंडो है, इमरजेंसी में ये यूज किया जाता है। ये जो है रेपो रेट से हमेशा 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होता है। अब बेसिस पॉइंट का होता है तो 100 बेसिस पॉइंट जो होता है, एक सेकेंड, 100 बेसिस पॉइंट जो होता है वो आपका 100 बीपीएस, ये आपका 1% कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा कि बीपीएस 100 बेसिस पॉइंट जो है 1% होता है। उसका बाद होता है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब एसडीएफ जो होता है वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है। यह जो होता है आरबीआई से 25 बेसिस पॉइंट नीचे होता है, मतलब कि कम होता है। अगर हम जैसे कि एलएएफ क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो एलएएफ जो होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसका जो अपर विंडो होता है वो एमएसएफ होता है, बीच में रेपो रेट आता है, नीचे जो है आपका एसडीएफ होता है। और एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए आप लोन जब लेते हैं बैंक को देते हैं तो उसको बैंक रेट कहा जाता है। ये जनरली जो है रेपो रेट के बराबर रेपो रेट पे ही होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ जो है
वो है आपका रिजर्व रेशियो के बारे में, जैसे कि आरबीआई यूज करती है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें बताया गया जो आपका नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है उसका 4% जो है आरबीआई में आपको एज अ कैश रखना है। कोई हर बैंक का, अगर एक बैंक है जिसका जो है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो है 100 रुपया है, तो इसका 4 रुपया जो है वो आरबीआई के में कैश के तौर पे रखेगा। उसी तरह से जो है एक एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कहा जाता है कि जो आपका नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है उसका 18% जो है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश और गोल्ड के फॉर्म में आपको रखना है। ये जो है आरबीआई के पास नहीं रखना है, इसमें अंतर है। जो सीआरआर है वो आरबीआई के पास रखना है, एसएलआर जो है बैंक को अपने पास रखना है। और कितना रखना है, तो जितना भी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है उसका जो है 18% का वैल्यू का, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिए, कैश रखिए, या फिर गोल्ड के फॉर्म में रखिए। सीआरआर का कोई सीलिंग नहीं है, आप उसका लिमिट जो है वो कोई फिक्स नहीं है। पर एसएलआर का लिमिट जो है वो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर ये उससे ज़्यादा हो जाएगा या सीआरआर ज़्यादा हो जाए तो आप देखिए लोन के फॉर्म में कैसे बैंक घुमाएगा, फिर तो बैंक का कोई इनकम ही नहीं हो पाएगा अगर लोन नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इस सब का सीलिंग रहता है। सीआरआर का सीलिंग नहीं है, क्योंकि यह सीआरआर का जनरली जो यूज है इन्फ्लेशन को देखते हुए किया जाता है। सीआरआर को बढ़ाया घटाया जाता है इन्फ्लेशन को देखते हुए। एक है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व जो होता है आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, इन्वर्सली रिलेटेड होता है। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो दोनों का है। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन फॉलिंग प्राइस को कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट में गिरावट को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन कहते हैं जबकि आपका हाई इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन दोनों है। मतलब हाई इन्फ्लेशन जो है वो लगातार है तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। एक है बैंक नेट। बैंक नेट एक ई एक्शन प्लेटफॉर्म है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस द्वारा ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो बैंक नेट का है कि अगर आपका कोई भी एसेट है जिसको कि सरफाइसी एक्ट के तहत, मतलब कि ऑक्शन के तहत उसको जब्त किया गया, तो उसको सेल कर सकते हैं। जो भी सीज किया हुआ आपका प्रॉपर्टी है सरफाइसी एक्ट के तहत, तो एक ऑक्शन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, डीएफएस के अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगर आपको जो है ये जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको लगे कि हाँ ये स्पीड ज़्यादा है तो आप ज़रूर बताएं। बाकी मुझे लगता है कि ये स्पीड आपको नॉर्मल है, आप इस स्पीड को जो है मतलब इस आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम अब जो पढ़ाने का जो स्पीड है उस पर हम ज़रूर देखेंगे। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जैसे फीडबैक अगर मिलेगा तभी उसी अकॉर्डिंग जो है हम उस पर काम कर पाएंगे। एक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी, इसका नाम में ही है प्रायोरिटी देना, कोई भी लेंडिंग मतलब कि लोन देना, ऐसा सेक्टर जहाँ पे प्रायोरिटी गवर्नमेंट मतलब बताया गया आरबीआई द्वारा कि इस फील्ड में जो है आपको प्रायोरिटी देकर जो है लोन प्रोवाइड करना है। जैसे कि आरबीआई का मैंडेट है 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही आपको लोन आपको घुमाना है, या तो एग्रीकल्चर में, एमएसएमई में, एजुकेशन, हाउसिंग, वीकर सेक्शन या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये सब फील्ड में जो है आपको 40% लोन देना मैंडेटरी है बैंक को, ये आरबीआई का मैंडेट है। एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये जो है एक कंपनी है जो कि कंपनी एक्ट के 2013 के कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड होते हैं। इसका जो है लेंड और इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब कि लोन दे सकता है, पर डिमांड डिपॉजिट कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मतलब एनबीएफसी में कोई भी सेविंग और करेंट अकाउंट नहीं हो सकता है। आगे बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें है कि जो भी वुमेन 18 से 70 साल की है उनको ट्रेन किया जाएगा, और अगर जो है उसके लिए उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। पहले साल में हर महीने 7,000, दूसरे साल में 6,000, तीसरे साल में 5,000। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया मतलब रिलीज़ किया जाता है। इसमें बताया गया है कि हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़ा है, पहले के कंपेरिजन में 60.1% से 64.1% हो गया है। अब जो है कमेटी पाइनेंशियल इंक्लूजन पे जो कमेटी है, जिन्होंने कुछ कमेटी है फेमस कमेटी, एक है रंगराजन कमेटी 2008 में बनी थी, एक है नचिकेत मोर कमेटी 2013 में फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड ये कमेटी बनाई गई थी।
आगे प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को मतलब लॉन्च किया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये सबसे बड़ा जो है गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम था। इंडिया का जो हाउस होल्ड है उसके पास जो है वो 25,000 टन गोल्ड है, एज पर मतलब कि हमारा बताया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि हमारे जो हाउस होल्ड है उसके पास 25,000 टन का गोल्ड है, 25,000 टन गोल्ड है। ये लार्जेस्ट प्राइवेट गोल्ड रिजर्व है वर्ल्ड में। अब इसी पे जैसे कि आप मान लेते गोल्ड पे आदमी रिलाई करता है, तो गोल्ड पे इतने निर्भरता को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है इशू किया, जिसको इशू कौन करता था, इशूअर इसका आरबीआई है। किसके बिहाफ पे, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है इशू किया गया आरबीआई के द्वारा। अब क्या है कि आप जो है गोल्ड में जितना आपको गोल्ड का रेट बढ़ेगा उसी अकॉर्डिंग जो है आप बॉन्ड खरीद लीजिए, बॉन्ड का भी रेट ईयरली उसी रेस्पेक्ट में। तो इससे क्या होना कि जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को परचेज करते हैं, वो जो है गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड को ना खरीद के जो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है परचेज करे, उसे जो है सेम जो है आपको इंटरेस्ट और बेनिफिट मिलेंगे। एक है जीनियस एक्ट जो कि यूएस द्वारा पास किया गया है। ये एक तरह से वहाँ के जो क्रिप्टो है उसको जो है बैकिंग करने के लिए, उसको ऑडिट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था जीनियस एक्ट। उसके इंडिया में जो वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्स है, जो मतलब क्रिप्टो करेंसी ये सब है, उस पर जो है 30% फ्लैट टैक्स है और 1% जो है टीडीएस है। अब एक है लोन टू वैल्यू, मतलब गोल्ड लोन पे जो रूल का, गोल्ड पे जो लोन है उसका क्या रूल है, उसको कहते हैं लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू इसका मतलब होता है कि आपके पास मान लेते हैं कि 100 रुपये का आपका लोन थी गोल्ड है, तो आपको जो है 8% कितना का लोन मिलेगा, तो आपको उसका लोन टू वैल्यू कहा जाता है। 75 का ही आपको लोन दिया जाएगा, मतलब कि 100 के जगह पे 75, बाकी 25 जो है वो मतलब कि एक तरह से समझिए वो कोलेट्रल है, एक तरह से मान लीजिए कि कोलेट्रल ही रह गया। तो ये है कि अगर आपका 100 रुपये का गोल्ड है तो आपको जो लोन जो है गोल्ड पे कितना मिलेगा, 75 रुपया ही मिलेगा। अब है सेबी के अभी नए चेयरपर्सन अभी नियुक्त हुए हैं, तो 11वें नंबर के कौन है, तुहिन कांता पांडे। अब है कुछ बॉन्ड के बारे में देखते हैं। मसाला बॉन्ड, ये सब बॉन्ड जो है जैसे रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो है एक इंडियन एंटिटी द्वारा ओवरसीज मार्केट, मतलब विदेश में इंडियन जो एंटिटी है उसके द्वारा रूपी में जो एक बॉन्ड इशू किया जाता है उसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। उसी तरह एक है समुराय बॉन्ड, ये जापान में एन डिनोमिनेटेड जो है आपका बॉन्ड है। उसका पांडा बॉन्ड ये चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद एक है टर्म एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यह एक कमर्शियल लोन है, एक तरह से लगभग मिनिमम 3 साल लॉन्ग टर्म का एक लोन है आपका, ठीक है, जिसको गवर्न किसके, तो आरबीआई का जो फीमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, उसके तहत इसको गवर्न किया जाता है। एक है 81 बॉन्ड, जिसे एडिशनल टायर 1 बॉन्ड का एक तरह से डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि बैंक द्वारा जो है आपको इशू किया जाता है कैपिटल मतलब कि मोबिलाइजेशन के लिए। उसी तरह टायर 2 82 बॉन्ड, ये एक सप्लीमेंट्री कैपिटल जो है मोबिलाइज के लिए ये इशू किया जाता है। फिक्स्ड मैच्योरिटी जो है मिनिमम 5 साल होता है, ये 81 से जो है कम रिस्की है। एक है कैट बॉन्ड, जिसे कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड कहते हैं। अगर आपका जो है हाइब्रिड इंश्योरेंस डेप्ट प्रोडक्ट है, अगर इंश्योरेंस के अगेंस्ट में जो है ये बॉन्ड इशू किया जाता है। इसमें जो है कि अगर कहीं पे भी जैसे कि आपने ये कैट बॉन्ड लिया, अगर वहाँ पे आ गया आपदा, तो आपका जो भी मनी है वो आपका गया, मतलब कि वो यूज हो जाएगा। अगर नहीं आया तो आपको जो है उसका इंटरेस्ट जो है आपको पे किया जाएगा। उसके बाद है आपका सोवरिन नेशन स्पॉन्सर, सॉरी कहाँ पे है, हाँ, एक है वर्ल्ड बैंक का इशू है, एक सेकंड, कन्वर्ट इंश्योरेंस रिस्क इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटी, सोवरिन नेशन स्पॉन्सर, वर्ल्ड बैंक का इशू है, ठीक है। इन्वेस्टर रिस्क लूजिंग प्रिंसिपल इन डिजास्टर, तो ये एक इशू है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। ये आपका मतलब कैट बॉन्ड जो है कौन इशू करता है, तो वो आपका वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में जो
के लिए जो पैसा जो है मार्केट से लिया जाता है, तो उसके लिए जो बॉन्ड इशू किया जाता है उसको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। इंडिया जो है अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जो है 22-23 में इशू किया था। ग्रीन और सोशल बॉन्ड जो भी है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो उसको सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब है इंडिया और यूके में सीटा एक हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और जो है एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो है G7 ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि G7 जो कंट्री है उसमें पहला कंट्री है जिसके साथ जो है इंडिया ने FTA साइन किया है। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस FTA क्या है, तो FTA फ्री ट्रेड मतलब दो देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आपके जो है टैरिफ पे कमी होगा किसी भी, या फिर आपका जो भी सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उस पर जो ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी में के रेट में कमी होगा, टैरिफ में कमी होगा, तो इसको FTA कहा जाता है। FDI कैप जो है इंश्योरेंस सेक्टर में वो 100% कर दिया गया, पहले 74% था, ये मैंने बताया। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी में जो भी जो है वो प्रपोज किया गया कि 49% जो है FDI को किया जाए, स्टार्टिंग विथ 26%, मतलब पहले 26% दिया जाए, फिर उसके बाद उसको बढ़ा के 49 तक किया जाए। अब है टारगेट क्या है, 100 गीगावाट न्यूक्लियर टारगेट कब से कब तक है, 2047 तक है। अब FDI और FPI में क्या है, FDI एक लॉन्ग टर्म स्टेक है ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। FPI जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 10%। FDI जो है वो ऑटोमेटिक रूट, FDI में दो तरीके से होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक गवर्नमेंट के अप्रूवल से होता है। ऑटोमेटिक रूट में RBI गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट का कंसर्न मिनिस्ट्री के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। आगे FDI किस किस फील्ड में जो है FDI प्रोहिबिटेड है इंडिया में, तो लॉटरी में FDI बैन है, गैम्बलिंग, चीट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार एंड सिगरेट, ये सब में जो है FDI अलाउ नहीं है। इसको FDI को जो एडमिनिस्ट्रेट करता है वो कौन करता है, तो DPIIT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। अब इंडिया में जो है सितंबर 2024 में फॉरेक्स रिजर्व जो है $700 बिलियन क्रॉस कर गया है। यह जो पहली बार जो है $700 बिलियन क्रॉस किया है, 2025 तक जो है ये इसी लेवल $700 बिलियन को क्रॉस रहा है। एक इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व के मामले में जो इंडिया चौथा सबसे बड़ा देश है। उससे पहले कौन कौन देश है, चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड। एक SDR, ये भी जो है फॉरेक्स रिजर्व में का ही एक पार्ट है। फॉरेक्स रिजर्व में क्या होता है, US डॉलर हो गए, आपका गोल्ड हो गए, गोल्ड बुलियन हो गए, SDR हो गए। अभी SDR क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये एक तरह से आप इसको दे के लोन भी ले सकते हैं, यह कोलेट्रल के तरफ पे भी काम करता है। तो SDR को इशू कौन करता है, तो IMF, ठीक है, इसको इशू करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट, रेमिटेंस अगर आप बाहर कहीं कमा रहे हैं तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट है, क्योंकि जैसे कि कोई भी इंडियन बाहर कमा रहा है वहाँ से पैसा अगर वो इंडिया भेजा है तो वो रेमिटेंस कहलाता है। तो रेमिटेंस रेसिपिएंट में इंडिया सबसे टॉप पे है। एक है PM धन कृषि योजना, 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। बेनिफिशियरी फार्मर इसमें कितना है, 1.7 करोड़ है। MSP क्रॉप जो है अभी एट प्रेजेंट 22 फसल को MSP दिया जाता है, जिसमें 14 खरीफ है, 6 रबी है, 2 कमर्शियल है। इसको जो MSP प्राइस रिकमेंड कौन करता है, तो MSP प्राइस जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके द्वारा जो है ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एक है PM आशा, PM आशा जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी आपका इंश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर एंड मेकिंग एसेंशियल कमोडिटी, इसमें जो भी किसान को जो क्षतिपूर्ति प्राइस है उसको इंश्योर करना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। और जो इस प्रोवाइड कराना कंज्यूमर को अफोर्डेबल प्राइस पे एसेंशियल कमोडिटी को मतलब कि अफोर्ड कराना, अफोर्डेबल प्राइस पे उसको मतलब कि क्या कहते हैं उसको पहुंचाना। PM किसान एक जो है एक इनकम सपोर्ट स्कीम है फार्मर्स को, जिसमें कि पर ईयर जो है 6,000 आपको 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में आपको किसान को दिया जाता है। KCC लिमिट को जो है 3 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया गया है। इसको रिकमेंडेशन किसके थ्रू KCC को किया गया था, तो RB गुप्ता कमेटी जो है उनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है।
पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। जो है इसमें फार्मर जो है, जैसे मान लेते हैं कि फार्मर जो है जितने भी सम इंश्योर्ड हैं उसके बेस पे जो है फार्मर को जितने भी आपका इंश्योरेंस है उसका जो है रबी के लिए आपको 1.5% फार्मर को पे करना पड़ेगा, खरीफ के लिए 2% और कमर्शियल क्रॉप के लिए आपको, कमर्शियल क्रॉप हो गया या फिर हॉर्टिकल्चर के लिए 5% जो है फार्मर द्वारा पे किया जाएगा। अब है एक मिशन चलाया गया आत्मनिर्भरता इन पल्स है, 6 साल का ये मिशन चलाया गया है। स्पेसिफिक जो है 3 दाल पे जो फोकस किया गया है, ये नाम याद है कि तूर, उड़द और मसूर। इंडिया जो है अगर बात करें दाल के रेस्पेक्ट में तो इंडिया प्रोड्यूसर भी में फर्स्ट है, कंज्यूमर में भी फर्स्ट है और इम्पोर्टर में भी फर्स्ट है। तो ये काफ़ी कोइंसिडेंस है कि ये कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और इम्पोर्टर तीनों में टॉप है। इंडिया अचीव नेशन वाइड E20 ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का जो है पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग है 20%, उसका टारगेट था 5 साल, 2030 तक। तो 5 साल पहले ही इंडिया ने वो टारगेट अचीव कर लिया है। E20 जो है E20 ब्लेंडिंग जो है 2025 में ही इंडिया द्वारा अचीव कर लिया गया है। एक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यह जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ये स्कीम 2020 में कोविड के दौरान जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें 14 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सेक्टर है। इसका मेन जो है एम है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करना। अब है कि एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, उसके क्लासिफिकेशन को जो है ना, उसके डेफिनेशन को जो है बदल दिया गया है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट को जो है पहले जो है जितना था उसका 2.5 टाइम्स कर दिया गया और टर्नओवर को जो है 2 टाइम्स कर दिया गया। जैसे कि माइक्रो यह आपका 2.5 है, पहले आपका जो है कितना था, तो पहले आपका ये 1 था, 2.5 हो गया, और यह ट्वाइस हो गया, तो यह पहले 5 था। इसके बाद ये हो गया आपका 10 हो गया, और यह आपका 50 हो गया, यह आपका 250 हो गया, यह आपका 50 हो गया। तो माइक्रो जो है ये इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ में है, सारे फिगर जो है आपका करोड़ में, 2.5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़, तो माइक्रो इंटरप्राइज है। स्मॉल में 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिमिट और 100 करोड़ का जो है टर्नओवर, तो स्मॉल में, मीडियम में 125 करोड़ और 500 करोड़। अब है क्रेडिट गारंटी जो है वो बढ़ा दिया गया। माइक्रो स्मॉल के लिए क्रेडिट गारंटी जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया और स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ कर दिया गया। क्रेडिट गारंटी स्मॉल और मीडियम, माइक्रो स्मॉल के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया, और आपका स्टार्टअप के लिए कितना कर दिया गया, तो 20 करोड़ कर दिया गया है। उसके बाद मुद्रा योजना पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कंटिन्यूज है। इसमें जो है लोन जो है वो एक क्लासीफाई वे में दिया जाता है, जैसे कि शिशु लोन जो है 50,000 से कम जो दिया जाता है उसको शिशु लोन कहते हैं। किशोर जो है 50,000 से 5 लाख तक किशोर कहते हैं। तरुण जो है 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से 20 लाख जो है वो तरुण प्लस है, जिसको कि नया ऐड किया गया है। आगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा इशू किया जाता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इंडिया ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है 2022 जो है लॉन्च किया था, वो अभी भी उसको कंटिन्यू रखा है, और इंडिया का टारगेट है कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का 13 से 14% है, उसको जो है एट प्रेजेंट 13 से 14% है जीडीपी का लॉजिस्टिक कॉस्ट, उसको जो है 10% से नीचे लाना है। उसका टारगेट कौन सा है, 2030 तक उसको 10% से नीचे लाना है लॉजिस्टिक कॉस्ट को। अब एक 2 नाम है, एक भारतमाला, एक सागरमाला। भारतमाला जो है हाईवे से रिलेटेड है, 2017 में लॉन्च किया गया था। आगे सागरमाला जो पोर्ट से रिलेटेड है, 2015 में हम जो है स्कीम जो है इंडिया द्वारा जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जितने भी स्कीम को लॉन्च किया गया है, जो इम्पोर्टेंट है, जो किसी न किसी कारण बस न्यूज़ में रहा है, उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में उसको हम देखेंगे। आगे प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट, इसको तो हमने ऑलरेडी देखा है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, प्राइवेटाइजेशन में जो है प्राइवेट एंटिटी का कंट्रोल हो जाता है। वही स्ट्रेटजी की जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन है, क्योंकि उसमें सेल और मैनेजमेंट जो है वो
मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्राइवेट एंटिटी को, ठीक है। आगे है ऑरेंज इकोनॉमी। इसको भी हमने देखा कि क्रिएटिविटी पे जो भी इकोनॉमिक सेक्टर है, आर्ट, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, उसको इकोनॉमिक ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। यूनिकॉर्न, स्टार्टअप में इंडिया का जो रैंक्स है वो 3rd रैंक पे है। इंडिया में 118 यूनिकॉर्न है एट प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न है वो यूएसए में, फिर चाइना। इंडिया जो है 3रे नंबर पे है यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में। एक है डीप टेक फंड। एक जो है एआई और क्वांटम बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के लिए एक नया फंड जो है किया गया है। तो डीप टेक फंड जो है एआई यूएस से रिलेटेड फंड रिलेटेड। कर्नाटका एक पहला स्टेट है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव को जो है पेड मेंस्ट्रुअल लीव, मतलब कि यहाँ पे 1 दिन पर मंथ जो है फीमेल को दिया जाएगा, मतलब कि फीमेल जो है अवेल कर सकती है मेंस्ट्रुअल लीव के तौर पे, ठीक है। तो ये इकोनॉमी से जो इम्पोर्टेंट है। बाकी इकोनॉमी में तो ज़्यादातर जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको जो है हम लोग देखेंगे सेपरेट वीडियो में, उसको हम करेंगे बजट को भी, सेंट्रल यूनियन बजट और यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे को। और फिर हम बीपीएससी को टारगेट देखते हुए हम जो है 72nd बीपीएससी में ध्यान में रखते हुए आपका बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को भी हम लोग देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगा, ठीक है। और ये वीडियो को देखिएगा जैसा भी लगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सेशन को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ये चैनल जो है रेस टू परीक्षा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही इस सेशन के लिए। आगे मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।